हाय बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज मोलर मास। ओके, हम लोग तीन टाइप का एवरेज मोलर मास पढ़ेंगे। फर्स्ट, एवरेज मोलर मास ऑफ आइसोटोप, एवरेज मोलर मास ऑफ गिवन गैसेस मिक्सचर और एवरेज मोलर मास जब परसेंटेज दिया हुआ रहेगा किसी चीज का। ओके, और साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आज की टॉपिक समझ में आपको आ गया। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे, वो स्पेशली हम लोग मोलर मास पढ़े थे, ग्राम मोलर मास पढ़े थे। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ध्यान दे इधर, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, हमें एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है। जब तुम्हारा क्या दिया हुआ रहेगा, when given percentage of isotope, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप, जो परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप रहेगा, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनता है, ध्यान दो, एम फॉर मोलर मास, और ये एवरेज बताता है। तो क्या हो गया, एवरेज मोलर मास जो फॉर्मूला बनता है m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 बाय x1 x2 x3। ओके, यहां पर वेयर m1 m2 m3 क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया मास ऑफ आइसोटोप, ठीक है ना। x1 x2 x3 परसेंटेज ऑफ m1 m2 m3 रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग यहां देखने जा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो पूछा भी कभी कभी। ओके, सवाल सिंपल है, क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है, एक 35 होता है, एक 37। जो तुम्हारा 35 है उसका परसेंटेज 75% दिया हुआ है और 37 25% दिया हुआ है, ये गिवन है। ओके, आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास या एवरेज मास ऑफ क्लोरीन आइसोटॉप्स। ओके, तो सिंपली यहां दो ही दिया तो दो तक ही लेंगे फॉर्मूला में, अगर दो ही दिया तो दो ही लेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास इक्वल क्या आ जाएगा तुम्हारा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय x1 प्लस x2। तो m1 क्या बच्चा 35, ये मास हो गया m1, और ये क्या 75, x1 क्या 75 प्लस तुम्हारा m2 37 और x2 25 बाय 100। इसको सॉल्व करने के बाद 35.5 आ गया। ओके, अगर एवरेज मास लिखा है तो आप एमयू लगा दें, और एवरेज मोलर मास लिखा है तो आप ग्राम लगा दें। तो हम यहाँ टॉपिक पहले डाल दिए थे मोलर मास, सवाल में हम यहाँ करते रहे एवरेज मोलर मास ही करते रहे, ठीक है ना दोस्त। ओके, तो हम इसे ग्राम बना दिए, ठीक है, समझ में आना। अगर ध्यान दो, अगर एवरेज मोलर मास पूछा है तो ग्राम लगा देना, एवरेज मास पूछा है तो एमयू लगा देना, कोई दिक्कत नहीं ना। चल छाप, नेक्स्ट एग्जांपल, सिंपल सवाल है, तुम्हारा 3 आइसोटोप दिया हुआ है कार्बन का, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये मान लो तुम्हारा 90% दिया हुआ है और एक 5% दिया हुआ है, एक 5% दिया हुआ है। हमें निकालना है, ध्यान दो, एवरेज
मोलर मास ऑफ कार्बन आइसोटॉप, ओके, सिंपल है, कार्बन आइसोटॉप। तो यार फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज मोलर मास इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, फिर से फॉर्मूला M1 X1 M2 X2 M3 X3 बाय X1 X2 और X3, ये फॉर्मूला हो गया। अब सिंपली क्या करना है, ले लो पुट कर देना है। X1 कितना है 90, ध्यान दो 12 इंटू 90 प्लस M2 13 इंटू X2 5, अरे चमक रहा है ना, इधर ध्यान दो। ये तुम्हारा M3 तुम्हारा क्या हो गया 14 इंटू और ये 5 हो गया बाय 90 प्लस 5 इसको सॉल्व करो यार, थोड़ा टाइम लगेगा ना, मेरे कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो मैं ही सॉल्व कर देता हूं। 12.15 मोलर मास पूछा है, ग्राम लिखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल सिंपल है, अगर मान लो ये 1 मान लेते हैं और सेकंड में हमें ले लेते दूसरा सेकंड ले लेते हैं, ऑक्सीजन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन एक तुम्हारा 15 दिया हुआ है, एक 16 दिया हुआ है और एक तुम्हारा 17 दिया हुआ है, ओके। अब यार ये तुम्हारा दिया हुआ है 85%, ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान करना है तो ये 90% ले लो और ये 5% ले लो, ये 5% ले लो। अब हमें पूछा फिर से सेम सवाल है, एवरेज मोलर मास, क्या पूछा है एवरेज मोलर मास, फिर से वही सवाल सेम, कुछ नहीं करना है यार, सिंपली एवरेज मोलर मास इक्वल टू क्या लिखोगे, एवरेज मोलर मास क्या होगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, समझ में आ रहा है ना, बाय X1 प्लस X2 प्लस X3। अरे यार M1 तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 90 प्लस 7 इंटू 5 बाय 5 प्लस 90 प्लस 5 100, सॉल्व करने के बाद आ गया 16 ही, क्या बात है, समझ में आ गया ना। तो ये तुम्हारा टॉपिक हो गया और टाइप 1 टाइप का सवाल हुआ, टाइप 1, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा सेकंड टाइप का प्रॉब्लम, टाइप सेकंड प्रॉब्लम। मान लो तुम्हें गिवन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है गिवन 3 मोल, टाइप सेकंड हम लोग ले लेते हैं एवरेज मोलर मास, ध्यान दो एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर, ओके। अब यार इसके जो फॉर्मूला बनते हैं एवरेज मोलर मास का, वो सिंपल है M1 N1 M2 N2 प्लस M3 N3 बाय N1 N2 N3, where M1 M2 M3 क्या हो गया मोलर मास ऑफ गैसेस, और N2 N3 क्या हो गया मोल, क्या हो गया बॉस मोल ऑफ गैसेस हो गया, मोल ऑफ गैसेस। एक सिंपल सवाल बना दे, एकदम सिंपल, देखो इधर, अगर मान लो तुम्हें दे दिया, क्या दे दिया 3 मोल ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन गैस, एंड 2 मोल नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन गैस, और पूछ दिया हमें पूछ दिया एवरेज मोलर मास पूछ दिया हमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। अब यार इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान दो,
देखो ये तुम्हारा जो वैल्यू दिया हुआ है N1 यहाँ कितना हो गया, N1 तुम्हारा हो गया 3 मोल और N2 कितना हो गया 2 मोल। M1 ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन मतलब O2 मतलब क्या ग्राम में ले लो, और M2 क्या हो गया N2 28 ग्राम। ओके, अब यार ये वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा, सिंपल है, ध्यान दो 32 इंटू 3 प्लस 28 इंटू 2 बाय 3 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 28.8 ग्राम आ गया, समझाया। ओके नेक्स्ट कॉपी करो, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सिंपल सवाल एक और दे रहे हैं, मान लो तुम्हें 3 मोल O2 दे दिया एंड 3 मोल N2 दे दिया, हमें मोलर मास पूछा है, मोलर मास ऑफ गैसेस क्या होगा, सिंपल ही क्वेश्चन है। ध्यान दो, मोलर मास इक्वल टू फार्मूला भी पढ़े, क्या होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 बाय N1 प्लस N2, बट यहां इतना नहीं लगाना, बस इतना ही लगाओ। ओके, M1 फिर से ऑक्सीजन के लिए 32 मोल 3 28 और इसका भी M3 बाय 3 प्लस 3, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 96 प्लस 84 बाय 6 इक्वल टू 180 बाय 6 इक्वल क्या आ गया 30 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, चल छाप। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, कभी कभी हमें एक सिंपल एक सवाल समझा देते हैं, ध्यान दो। मान लो तुम्हें यार 80% N2 दे दिया एंड 20% O2 दे दिया, ठीक है बॉस, परसेंट दिया N2 और O2, और हमें पूछ रहा है नेक्स्ट थर्ड टाइप सवाल, यार सिंपल है यार, ध्यान दो इधर, मान लो थर्ड टाइप में तो मोलर मास निकालना है, इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन परसेंट ऑफ गैसेस, यहां आइसोटॉप नहीं है, गैसेस का परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, एक फॉर्मूला क्या हुआ इसका, M1 x1 M2 x2 बाय x1 प्लस x2, सिमिलर है आइसोटॉप पोजीशन। M1 क्या हो गया M1 एंड M2 क्या हो गया मोलर मास हो गया, मोलर मास ऑफ किसका, गैसेस का, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ओके नेक्स्ट x1 x2 क्या हो गया परसेंटेज ऑफ गैसेस, सिंपल। एग्जाम्पल, मान लो मैं एक सवाल दिया सिंपल जिसमें लिखा हुआ 80% नाइट्रोजन है एंड 20% ऑक्सीजन है, तो मोलर मास ऑफ गैसेस क्या होगा, गैसेस मिक्सर क्या होगा, सिंपली। यार ध्यान दो, यहां पे M1 कितना हो गया, M1 मास 28 हो गया नाइट्रोजन का, और M2 कितना हो गया, सॉल्यूशन। ओके, M2 तुम्हारा 32 हो गया, समझ आ रहा है ना। बस x1 क्या होगा, x1 इसका 80 हो गया और x2 कितना हो गया 20 हो गया, तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस M1 x1 M2 x2 बाय x1 प्लस x2। इसको सॉल्व कर रहे हम लोग, 80 इंटू
28 प्लस 20 इंटू मास इधर तुम अगर देख लो 28 इंटू 80 प्लस M2 तुम क्या ले लो तुम 32, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लो चाहे उधर लो। ओके नेक्स्ट इंटू 20 बाय 100। अब यार इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, हो गया। देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। ओके तुम्हारा यहां से ज्यादा कितना हो जाए 80, ये 28.8 आएगा सॉल्व करोगे तो देख लेना। ओके चल नेक्स्ट ग्राम लगा लो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी। तो हम लोग समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। जो डेंसिटी में यहां दो टाइप का पढ़ना है, एक पढ़ना हमें एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा जो पढ़ना वो हमें पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है बॉस। ओके तो यार ध्यान दो, ये दोनों के दो केस के लिए लेंगे। केस वन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए पढ़ रहे केस वन फॉर सॉलिड और लिक्विड। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करेंगे क्या हो जाएगा? सिंपली मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड बाय वॉल्यूम, सिंपल। ओके रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट। ओके अगर मान लो तुम सीजीएस या सीजीएल में लो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है देखना। नेक्स्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको यहां पे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है? रिलेटिव मतलब रेशियो आएगा, डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यह सवाल उठ रहा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ले रहे हैं? एक्चुअल में वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता है। ध्यान रखना, वाटर का डेंसिटी अगर मैं टेम्परेचर वाटर का 4 से ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। अगर मैं टेम्परेचर 4 से भी कम करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम। और वो कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। ओके नेक्स्ट ध्यान दो, तो यहां से तुम्हारा ये जो क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। बहुत बार सुने होंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड में एट डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? चल छाप। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, तो हमने क्या देखा? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ चुका था? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड वाटर के स्केल में एट कब? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यार स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? Hg इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। डेंसिटी ऑफ कभी किसी का डेंसिटी निकालने के लिए क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ H2O, ये बन गया। अब हम लोग सब जानते हैं डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। यहां से क्या आ गया? यहां से एक सिंपल फॉर्मूला बन गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड इक्वल टू स्पेसिफिक
ग्राम पर ml। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी जो क्वांटिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो क्वांटिटी है वो एक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो क्वांटिटी है क्या है, इज यूनिट लेस क्वांटिटी, इज यूनिट लेस क्वांटिटी है बॉस, क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका यूनिट ही नहीं होता है, ठीक है ना बॉस, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओके, सिंपल एक छोटा सवाल दिया हुआ है, अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 is 1.8, find out density of H2SO4 क्या होगा। हमें सवाल पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी H2SO4 क्या दिया हुआ है, 1.8 दिया हुआ है, तो हमें डेंसिटी पूछा है, तो हम डेंसिटी को ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन बस इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू क्या, ग्राम पर ml। तो हम सिंपली क्या आ गया यहां से, H2SO4 का डेंसिटी कितना दिया, 1.8 ग्राम पर ml। मतलब सिंपली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ उसमें क्या कर देना है, ग्राम पर ml को ऐड कर देना, क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हमारा डेंसिटी आ जाएगा। अगर किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, उसका डेंसिटी क्या होगा, 2 ग्राम पर ml हो सब्सटेंस का, कोई दिक्कत नहीं ना। चल छाप, नेक्स्ट टॉपिक केस 2। केस 2 बहुत सिंपल है, केस 2 ध्यान दो, 4 गैसेस। अब यार सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी इसके लिए भी, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिंपल मास बाय मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके रिलेटिव डेंसिटी, जो इसमें रिलेटिव डेंसिटी होगा, रिलेटिव डेंसिटी यहां पे कैसे डिफाइंड है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एनी गैसेस बाय सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा, डेंसिटी ऑफ H2, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम हम लोग देख रहे हैं, ओके। इसी को यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दो, वेपर डेंसिटी, क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी, क्या बोलते हो, वेपर डेंसिटी। अरे यार वहां पे हमने रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोला, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बट यहां पे क्या बोल रहे हैं, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो VD इक्वल टू, VD बोले तो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2 आ गया। सिंपल एकदम फार्मूला बन गया ना बॉस, बट ये फार्मूला सवाल बनते नहीं है, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ओके। ध्यान दो, हम लोग ना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो सीख जाओगे आज, ठीक है। अगर नहीं जानते तो इन नो, अगर नहीं जानते तो रो इक्वल टू PM बाय RT होता है, प्राइम मिनिस्टर बाय RT, रो टी 2। अभी लॉकडाउन नहीं चल रहा ना, प्राइम मिनिस्टर बाय रो टी 2 मतलब PM बाय RT। अब यार यहाँ P प्रेशर है, M मोलर मास है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर। P प्रेशर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M मोलर मास। तो उसको अगर हम वहां पर और रिलेशन इस पे पुट करेंगे तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग, ओके। ध्यान दीजिए, कॉपी कर लिए। तो अभी हम लोग देखें कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू, मैंने क्या बोला, डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2। अब मैं बोल रहा हूं कि आप रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PM बाय एनी गैस RT बाय
PM मास ऑफ H2 लेना बाय RT। दो बच्चे में RT और T सब सेम लिया हूं, बस मास चेंज किया हूं क्योंकि कंपेयर करने के लिए एक कांस्टेंट हो, ध्यान दो, बाकी एक वेरिएबल होता तो बाकी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो प्रेशर गए, RT गए, यहां से क्या गया, मास ऑफ एनी गैस बाय मास ऑफ H2। तो हमने सीखा वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या सीख गया, हमने सीख गया एम क्या था, एनी गैस बाय मास, मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार समझ ले। यहां पर T क्या है बच्चा, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। M क्या था, मोलर मास, और T क्या था, तापमान, बोले तो टेम्परेचर, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझना आ गया ना। नेक्स्ट सिंपली यार हम लोग थोड़ा समझते हैं, एक दो सवाल बनाते हैं इस पे। ओके, एक सवाल बनाते हैं, तुम्हारे माइंड में घूम रहा होगा ना कि यार रो इक्वल टू PM/RT कैसे लिखे, वो भी हम प्रूव करेंगे, थोड़ा समझो, नेक्स्ट लेक्चर में होगा प्रूफ उसका। ओके, तो यार ध्यान दो, छोटा सवाल बनाते हैं। फाइंड आउट वेपर डेंसिटी ऑफ O2। कुछ नहीं करना है, सिंपली यार वेपर डेंसिटी को क्या होता है, मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होता है। अभी देखा है कुछ देर पर पहले फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का क्या होता है, 32/2 क्या आ गया, 16। ओके, समझ में आया ना। नेक्स्ट सवाल, फाइंड आउट वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन। मान लो तुम्हें मीथेन का बोल दिया वेपर डेंसिटी निकाला, कुछ नहीं करना यार, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दो, मास ऑफ मीथेन लेना और मास किसका लेना था, H2 का। ऐसे भी क्या हो गया, 16/2 कितना आ गया, 8 आ गया। ये यूनिट मत लगाना, ध्यान रखना, वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, चल छाप। नेक्स्ट सवाल जो मैं दे रहा हूं उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। पूछा है फाइंड आउट वेपर डेंसिटी ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस। देखो सवाल, देखो यार थोड़ा चेंज है सवाल, ठीक है ना। अब यार विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन बोल दिया, वहां कुछ नहीं बोला तो किसके रिस्पेक्ट में लिए थे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो घबराना नहीं है, तो फिर से क्या करोगे, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या करोगे, मास ऑफ, ध्यान दो, मास ऑफ O2। अगर कुछ नहीं बोला तो हमने क्या ले लेता था, मास ऑफ H2 ले लेता था। अब यहां बोल दिया है तो क्या ले लेंगे, मास ऑफ मीथेन 32, और मास ऑफ मीथेन क्या होता है, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन 16, कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट सवाल, फाइंड आउट वेपर डेंसिटी, समझ रहा ना, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रेस्पेक्ट टू O2 निकाल दो। अरे सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जब रिस्पेक्ट बोल दिया है तो ऊपर SO2 लो बच्चा, नीचे क्या लो, O2 लो। क्या हो गया, 64 होता है SO2 का मास बाय 32, कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, हमने यहां से क्या क्या सीखा, हमने सीखा, जो नोट डालेंगे हम लिखना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर वेपर डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या है, आर यूनिटलेस क्वांटिटी, यार क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। ध्यान रखना, पूछ देगा ऑप्शन में कभी कभी। ओके,
चार क्वांटिटी मिक्स कर देगा, पूछ देगा कोई एक यूनिट वाला डाल देगा, तीन नन यूनिट का डाल देगा, मल्टीपल सवाल। मान लो उसको मल्टीपल प्रॉब्लम बनाना, मल्टीपल क्वेश्चन, तो ये तीनों यूनिटलेस क्वांटिटी, एक इसमें यूनिट वाला डाल दिया, क्या बन जाएगा, मल्टीपल सवाल बन जाएगा। ओके, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? पहले हमने क्या पढ़ा? मोलर मास ऑफ आइसोटोप, मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर बाय गिवन परसेंटेज, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी और फिर वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी दो टाइप के पढ़े हैं। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मोस्ट ऑफ केसेस में? वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2, बहुत जल्द लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। बट अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया तब लेते हैं। अब यहाँ पे मीथेन का रिस्पेक्ट में दे दिया तो मीथेन का मास लिए, समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान दो, विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ दे दिया O2 के रिस्पेक्ट में क्या लिए, O2 का मास लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर लिखें।